गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ फिजिक्स में। LCR AC सीरीज सर्किट, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होता है, उसके सलूशन के दो मेथड, फेजर सलूशन, एनालिटिकल मेथड, और साथ में हम रिजोनेंस की बात करेंगे और साथ में हम पावर की बात करेंगे। तो आज टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। बराबर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड के JEE के लिए, नीट की तैयारी के लिए, CBSE के बच्चों के लिए सारे IMP टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक जरूर करना। उसमें आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज रखी हुई है। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। चैप्टर नंबर 7, LCR AC सीरीज सर्किट। यहां पर हमने AC सोर्स ले लिया है, जिसको B से दिखाएंगे, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा देंगे और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे और यहाँ पर एक हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। ये बन जाता है दोस्तों आपका क्या, LCR। ठीक है। तो आपको पता है कि AC सोर्स को हम B = Vm sin ओमेगा t से शो करते हैं। ये लेसन नंबर 6 में मैंने आपको सिखाया था AC जनरेटर से, जो हमको वोल्टेज मिलता है। मेरा वीडियो बना हुआ है, इसके लिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मालूम है जो AC सोर्स है उसका वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। V = VL + VC + VR। ठीक है। यहाँ लिखेंगे Vm sin ओमेगा t, क्योंकि ये दिया हुआ है, और VL आप सबको पता है सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक से L/di/dt लिख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में ले रहा हूँ, प्लस Q/C प्लस IR। ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर मैं ठीक करूं तो इस तरह इसको लिखेंगे L/di/dt प्लस IR प्लस Q/C = Vm sin ओमेगा t। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन। ठीक है। अभी फेजर सोल्यूशन के लिए हम इसी की बात करेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों आपको पता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर हम I को dQ/dt लिख सकते हैं, तो अगर हम लिखेंगे di/dt तो लिखेंगे d2Q/dt²। ऐसा लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर पुट अप करने चलो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, L d/dt dQ/dt प्लस R I के प्लेस पे dQ/dt प्लस Q/C = Vm sin ओमेगा t। L d2Q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/C = Vm sin ओमेगा t। आप देख सकते हैं कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी शो करते हैं, d2Q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/, देखिए L मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो R/L Q/LC = Vm/L sin ओमेगा t। आप देख सकते हैं यह इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द AC सीरीज, LCR AC सीरीज सर्किट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया दोस्तों। यह टॉपिक कई बार पूछा जाता है। तो आप अगर पूछता है कि डेराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द LCR AC सीरीज सर्किट, तो आप इतना लिखेंगे तो आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे सोल्यूशन की। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन 2 टाइप का होता है। एक होता है फेजर सोल्यूशन और एक होता है एनालिटिकल सोल्यूशन। तो हम पहले बात करेंगे फेजर सोल्यूशन की। आइए हम शुरुआत करते हैं फेजर सोल्यूशन की दोस्तों।
solution of differential equation by Fraser method, by Fraser method। तो दोस्तों यहाँ पर हमको वोल्टेज कितना दिया है, Pm sin ओमेगा टी, और I हम सपोज कर लेते हैं Im sin ओमेगा टी प्लस 5। दोस्तों यहाँ 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम है LCR अगर तीनों यूज हुआ है, फेज में कुछ न कुछ डिफरेंस तो होगा, तो डिफरेंस को हम 5 से दिखा रहे हैं। वोल्टेज और करंट सेम फेज में तो नहीं होगी, क्योंकि तीनों यहाँ पे सर्किट में यूज हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम दिखाएं इसका फेजर बनाने की बात करें, तो आपको मालूम है कि हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है इंडक्टर, हमने यूज किया है रजिस्टर, और हमने यूज किया है कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पर VL, VC, VR तीनों को हमको दिखाना पड़ेगा। तो V इक्वल टू VL प्लस VR प्लस VC, इसको दोस्तों फेजर बोलते हैं, यानी वेक्टर बनाते हैं, जिसको हम थोड़ा डार्क से दिखाएंगे। इसका मतलब सब वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा मान सकते हैं। फेजर में वेक्टर बनाना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है, ग्राफ इस तरह बनेगा। फेजर ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम है कि जब रजिस्टर होता है तो उसके लिए क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होती है, तो वोल्टेज और करंट दोनों को हम सेम फेज में दिखाएंगे, यानी एक ही साथ दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ एंगल क्या लेंगे दोस्तों, यही वाला एंगल लेंगे, ओमेगा टी प्लस 5 वाला, ओमेगा टी प्लस 5 से दिखाएंगे इस एंगल को। और अगर बात करें BL की, तो BL हमको आगे दिखाना है। BL क्यों, क्योंकि इंडक्टर के लिए करंट से 90 जितना वोल्टेज आगे होता है। अगर बात करें कैपेसिटर की, तो यहाँ पे हम इससे 90 पीछे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि I जो है वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या होता है, 90 जितना आगे होता है। तो यहाँ से बात हो गई, ये 90 आगे है और ये वोल्टेज 90 करंट से आगे है, यहाँ करंट वोल्टेज से 90 आगे है। ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रजिस्टर का वोल्टेज। अब इन तीनों बातों को हमने यहाँ पे करंट और वोल्टेज के साथ में दिखाया। यहाँ एंगल कितना लिया दोस्तों मैंने, ओमेगा टी प्लस 5। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल में BL है क्या। BL है दोस्तों Im, आपको याद रखना है Im, ठीक है, XL, और BC है क्या दोस्तों, Im XC, और VR है क्या दोस्तों, Im R। यह वोल्टेज की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इस तरह हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह दिखाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह हम BL, BC, VR को दिखा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान ये भी रखना है दोस्तों कि जब यहाँ पे Im हमने करंट किया है तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम तभी होगी जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो BL में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। BL को हम इस तरह लिखेंगे, जो L लिखा है उसको लिखेंगे VLM, क्या लिखेंगे VLM, C को लिखेंगे VCM, VR को लिखेंगे VRM, M का मतलब मैक्सिमम। तो इससे क्या होता है, Im XL, Im XC, Im R, यह हो जाता है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन। अब यहाँ XL XC आपको पता है, XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमने पिछले टॉपिक में अपने वीडियो में चर्चा किया है। आप मेरे इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के जो वीडियोज हैं पिछले हमने बना के रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना मुझे, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। आज ग्राफ मतलब फेजर खींचेंगे। फेजर कैसे खींचना है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर केवल वोल्टेज का फेजर खींचेंगे तो वोल्टेज का फेजर खींचेंगे तो देखो ये आपका है VR, जबकि आपको पता है कि VR जो है वो रजिस्टर का वोल्टेज है। अब VR, और अगर हम बात करें BL और BC, पिछले ग्राफ में आपने देखा BL इधर था BC इधर, उन दोनों को साथ में लाएंगे तो दोनों के फेजर एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसा लिखेंगे BL प्लस BC, ये फेजर है, यानी आप याद रखना डार्क से लिखना है क्योंकि ये वेक्टर है। फेजर एक वेक्टर होता है। ए रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर, ए रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर, यानी फेजर एक वेक्टर होता है तो डॉट से दिखाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम इस तरह एरो से शो करते थे, वही आप समझिए इसको, ठीक है। अब यहाँ BR, BL, BC तीनों का रिजल्ट मैंने क्या लिखा था, अभी लिखा था BR प्लस BL प्लस BC। तो
इनका रिजल्टेंट जो है V है, V को यहाँ से दिखाई देगा। तो याद रखना यहाँ पर ये फाई है, ठीक है, और ये आपका है ओमेगा टी और ये आपका है V। अब जरा अगर हम बात करें कि VR और V के बीच में एंगल कितना है फाई, यानी V और वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना लिया है फाई, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना लिया फाई। और आपने देखा रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में थे, इसीलिए VR के साथ ही फाई दिखाना है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखा था, अभी आपको मालूम है मैंने क्या लिखा था, यहां लिखा था VRM, क्या लिखा था VRM। दोस्तों ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, VRM होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, VRM। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एक की वैल्यू VLM है और एक की वैल्यू VCM है। तो दोस्तों VC नीचे की तरफ है, इसलिए VC को पहले लिखेंगे, VCM माइनस VLM। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये इधर था, उसको इस तरफ लाएंगे तो दोनों की साइन में माइनस का हम अंतर दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, अब इसके ही पैरेलल लाइन यहाँ खींचेंगे तो आपको ध्यान रखना है एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम, इस तरह आपको ध्यान रखना है, इसके पैरेलल यहाँ पे होना चाहिए, इसके पैरेलल, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपको एक यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, पैरेललोग्राम बने। क्या बनेगा दोस्तों, ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सामने की साइड क्या होंगे, सेम। अगर आपने इसका जो मैग्नीट्यूड है दिखाया है VCM माइनस VLM से, यह इसका मैग्नीट्यूड है, यह इतना यहाँ भी होगा माइनस VLM। फिर समझो ये फेजर था, इसको मत जानो, इसके मैग्नीट्यूड क्या है VCM, इसका मैग्नीट्यूड क्या है VLM। तो ये जो लेंथ है पैरेललोग्राम की, इतना ही सामने वाला साइड होगा। और ये VRM है, क्या होगा, VRM होगा। एक पैरेललोग्राम तैयार है। 11वीं क्लास में आपको मालूम है दो वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम मेथड से करते थे, ग्राफिकल मेथड से करते थे। तो पैरेललोग्राम मेथड में दोनों वेक्टर के हम टेल को मिला देते थे। 11वीं क्लास लेसन नंबर 4 याद करो। यहाँ पर दोस्तों अगर हम B निकालने जाएंगे तो B का रिजल्ट क्या आएगा, आप देख सकते हैं B का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये 90 है, ये क्या है 90। अगर ये 90 हमने लिया है, ठीक है, 90 लिया है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बोलो यहाँ कितना आएगा, B स्क्वायर कितना आएगा, VRM स्क्वायर प्लस ये साइड कितना है VCM माइनस VLM होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे V स्क्वायर आगे चलेंगे, VRM क्या लिखेंगे, अभी मैंने क्या लिखा था IM R, यहाँ क्या लिखेंगे IM XC माइनस IM XL, क्या लिखेंगे दोस्तों IM XL, क्या लिखेंगे IM XL। तो IM XL होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर कॉमन लो, क्या आएगा अंदर XC माइनस XL होल स्क्वायर। V अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो देखिए पूरे में से आपका टोटल टॉपिक में से IM बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट बन के आएगा, तो स्क्वायर बैक हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों रिजल्ट B का। तो यहाँ से अगर हम IM निकाले जाए तो IM कितना आएगा B अपान R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब दोस्तों इसको नया नाम देंगे B अपान Z। क्या नाम देंगे B अपान Z। एक चीज ध्यान रखना है, जब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर लिखा है तो ये वेक्टर B से दिखाया था, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे दिखाएंगे VM से। किससे दिखाएंगे दोस्तों VM से। इतना करेक्शन कर लेना है। तो फाइनली VM आपका मिला इतना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि IM जो है हमको मिला है V अपान Z। अब Z को दोस्तों क्या बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस क्या होता है, यानी LC/RAC सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको हम Z से दिखाते हैं, तो उसको नया नाम देते हैं इम्पीडेंस। तो Z क्या हो गया LC/RAC सर्किट का रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। जहां Z हमने कितना लिखा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर का अंडर रूट Z हुआ।
अब हम बात करते हैं दोस्तों फाई कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। फाई कितना आएगा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ BM रहेगा इस तरह से। फाई के लिए अब हम बात करते हैं कि फाई का पता किस तरह लगाएंगे। तो दोस्तों करते क्या है, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इस तरह बनेगा, ये आपका x माइनस एक्सएल है और ये आपका r है, ये फाई है और ये आपका z है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रखने जाएं कि tan फाई क्या होगा, तो पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज हमने अभी क्या दिखाया था, फाई हमने दिखाया था आपको BCM माइनस BLM अपान दिखाया था आपको BRM। तो दोस्तों यहाँ वैल्यू रखने जाएंगे तो क्या आएगा, IM XC माइनस IM XL अपान IM R। IM कैंसिल करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमको, tan फाई इक्वल टू आएगा XC माइनस XL अपान R। ये हमारा हुआ फाई, tan फाई। तो सिमिलरली अगर फाई निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स XC माइनस XL अपान R। तो दोस्तों ये फाई हो गया फेज डिफरेंस। यही फाई हमने शुरू में लिया था कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई है। और फाई को इस तरह हम निकाल के XC माइनस XL बाई R सॉल्व करके हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह एक टॉपिक था, फेजर सोल्यूशन किस तरह हम फाइंड करते हैं और फाई किस तरह पता करते हैं, उसके लिए मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आपको मिली है जेड, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इस तरह मैंने फेजर सोल्यूशन आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे एनालिटिकल मेथड की।